शॉपिंग करने वाली सास बहू। सासू माँ ये देखिए, मीशो पर एकदम ट्रेंडी एक्सपेंसिव साड़ियों की सेल लगी हुई है। मैंने तो अपने लिए सिल्क की साड़ी ऑर्डर की है जिसकी कीमत महज 10,000 है। अरे बहू, ये क्या बात हुई? अकेले अकेले शॉपिंग कर ली, अपनी सास को बताया तक नहीं। मेरी भी सभी साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं। मेरे लिए भी एक सॉफ्ट सिल्क की साड़ी ऑर्डर कर दे। अरे तुम भी तो पुरानी हो गई हो मोहतरमा। सोफे पर बैठे सतवीर की ये बात सुनकर प्रेरणा गुस्से से बोलती है, हम सास बहू की शॉपिंग की चर्चा में आपकी चोचलेबाजी का कोई काम नहीं। चुपचाप से अखबार पढ़ लो, वरना अगर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया तो कल अखबार की सुर्खियों में तुम्हारा ही नाम शुमार ना हो। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि विवेक आकर कहता है, माँ आप फिर सवेरे सवेरे शुरू हो गई। पूरी सोसाइटी में सिर्फ हमारे ही अपार्टमेंट की आवाज गूंजती है। बेटा, मुझे समझाने से भला अपने इस बुढ़ऊ बाप को समझा। बुढ़ापे के साथ साथ इनकी बकैती भी बढ़ती जा रही है। अरे जब बढ़ते बुढ़ापे में तुम्हारी शॉपिंग के शौक बढ़ सकते हैं तो मेरी बकैती क्यों नहीं बढ़ेगी? पिताजी एकदम सही कह रहे हैं। सोसाइटी के सभी के घरों में सुबह सवेरे संगीत की गूंज होती है, मगर आप दोनों सास बहू सवेरे से सांझ तक सिर्फ शॉपिंग 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 किए रहती हैं। औरतों का श्रृंगार सिर्फ एक चुटकी सिंदूर तक सीमित नहीं होता। उन्हें सुंदर दिखने के लिए सैकड़ों चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे सुंदर साड़ियाँ, महंगे मेकअप। अगर हम सास बहू शॉपिंग नहीं करेंगी तो हमारा 16 श्रृंगार कैसे पूरा होगा? बहू रानी, शॉपिंग के साथ साथ सेविंग भी जरूरी है। उम्मीद है तुम सास बहू को समझ में आ जाए। ये कहकर दोनों बाप बेटे दफ्तर के लिए रवाना हो जाते हैं और दोनों सास बहू सोफे पर पसरकर कहती है, उफ, ये टिपिकल पति जब देखो पैसा 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 करते रहते हैं। जस्ट चिल पिल सासू माँ, पापा जी और इनके सैकड़ों सलाह के बाद भी हमारी शॉपिंग का सिलसिला बंद थोड़ी होगा। ये कहकर दोनों सास बहू जोर शोर से ठहाके मार कर हंसने लगती है। शाम को सतवीर और विवेक घर लौट कर आते हैं, जहाँ सतवीर कहता है, प्रेरणा ये 5 लाख रुपए हैं, ये पैसे लॉकर में रख दो। जब मुझे इसकी जरूरत लगेगी मैं तुमसे मांग लूंगा। पैसे देखते ही प्रेरणा के मन में शॉपिंग की होड़ मच जाती है और अगले दिन जैसे ही सतवीर और विवेक घर से रवाना होते हैं, पाखी कहती है, सासू माँ घर में बैठे बैठे बोरियत सी हो रही है। हाँ बहू, सही कह रही है तू, सारा दिन घर में बैठे बैठे बेमन हो जाते हैं। सासू माँ क्यों ना हम दोनों शॉपिंग करने चले, सैर की सैर हो जाएगी और शॉपिंग की शॉपिंग। हाँ बहू, वैसे भी ऑनलाइन शॉपिंग करने के कारण हम दोनों पिछले 2 सप्ताह से शॉपिंग करने बाहर नहीं गए। प्रेरणा लॉकर में रखे सतवीर के सारे पैसे निकाल लेती है, जिसके बाद दोनों सास बहू शॉपिंग का सफर शुरू करती हैं। कुछ घंटों बाद, माँ जी ये रही हमारी मंजिल। DLF मॉल दिल्ली का सबसे मशहूर और सबसे महंगा मॉल है। शॉपिंग के लिए इस मॉल का नाम बेहद शुमार है। अरे अब तो मेरे पाँव नहीं ठहर रहे, चलकर शॉपिंग करते हैं। जैसे ही दोनों सास बहू मॉल के अंदर घुसती हैं, चारों ओर अलग अलग खानों में ग्रोसरी से लेकर श्रृंगार का सैकड़ों सामान शुमार होता है। सचमुच बहू, ये शॉपिंग मॉल तो बेहद सुंदर है। अरे बहू जरा बता तो, ये साड़ी मेरे ऊपर कैसी लग रही है? सासू माँ, इस सिल्क साड़ी में आप एकदम चकाचक लग रही हैं, इसे पैक कर दो। इसके बाद दोनों सास बहू आगे की ओर बढ़ती जाती हैं, जहां पाखी की नजर मेकअप प्रोडक्ट पर पड़ती है। सासू माँ, मेरा मेकअप किट बहुत पुराना हो गया, अब मुझे ये नायका का मेकअप प्रोडक्ट चाहिए। बहू आराम से शॉपिंग कर, तेरी सास के पास पूरे 5 लाख रुपए हैं। सांझ तक भी शॉपिंग करेंगे तो भी शायद खत्म ना हो। वैसे भी ये शॉपिंग ही तो हम सास बहू का शौक है। दोनों सास बहू सैकड़ों चीजों की शॉपिंग करने में सारे पैसे उड़ा देती हैं और देर रात घर आती हैं, जहां उनके पति सोफे पर बैठे उनकी राह देख रहे थे। उनके हाथों में शॉपिंग के सैकड़ों बैग्स देखकर सतबीर कहता है, शाबाश, एक सवेर की गई तुम दोनों शॉपिंग करके अब घर आ रही हो। हमारे लाख समझाने के बावजूद भी तुम दोनों सास बहू के सर से शॉपिंग का नशा कम नहीं हो रहा। खैर, कल जो पैसे तुम्हें दिए थे जल्दी से वो पैसे दे दो। सतवीर के मुंह से पैसे की मांग सुनकर दोनों सास बहू एक दूसरे की सूरत निहारने लगती हैं। पैसों की बात सुनकर आप दोनों का चेहरा क्यों पीला पड़ गया? वो बेटा, सारे पैसे तो शॉपिंग में खर्च हो गए। क्या हुआ? तुम दोनों सास बहू ने शॉपिंग के पीछे पूरे 5 लाख रुपए पानी की तरह बहा दिए। अरे ऐसे क्यों बिगड़ रहे हो? हम दोनों सास बहू कौन सा फिजूल खर्च करके आ रही हैं? उन पैसों से ही तो हमने शॉपिंग का सारा सामान खरीदा है। आप दोनों जानती भी हैं, वो 5 लाख रुपए मेरे और पिताजी के महीने भर की कमाई थी। शायद आप दोनों को हमारी मेहनत का मोल इसलिए नहीं समझ आ रहा क्योंकि आप दोनों को गरीब की तरह मौसम की मार नहीं झेलनी पड़ती। इनफ विवेक, अरे हम सास बहू की शॉपिंग न होकर स्यापा हो रहा है। अरे शॉपिंग हम सास बहू का शौक है, चंद रुपए के लिए बखेड़ा बना दिया आप दोनों ने। बस बहुत हो गया तुम्हारा। पैसों की अहमियत क्या होती है ये तुम दोनों सास बहू को हम समझाते हैं, चलो हमारे साथ। दोनों दंपति उन्हें साथ लेकर सड़क पर रुकते हैं, जहां गोपाल नाम का एक बच्चा भीख मांग रहा था। साहब 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 सुनो, मुझ पर तरस खाओ, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, कुछ दे दो। देखो
उस यतीम भूखे बच्चे को। पैसों की तंगी के चलते उस बच्चे का चेहरा भूख से कैसा मुरझा चुका है। उसके पास एक दाना खरीदने का भी दाम नहीं जिससे कि वो अपने पेट की आग बुझा सके। इसके पश्चात वह चारों कुछ दूरी तय करके एक मंदिर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। देखो माँ, देखो पाखी, ये सारे गरीब भिखारी हैं जिनका ना कोई अता पता है न ठिकाना। इनकी भूख अमीर लोगों की भीख पर आश्रित है। एक पहर पेट भरना भी इनके लिए पहाड़ जैसा है। जिस रोज इन्हें भीख में भोजन नहीं मिलता, ये बेचारे पानी पीकर पेट भरते हैं। अंत में चारों गरीब की बस्ती में आते हैं। ये देखो, इस बस्ती में उन पिछड़े लोगों का बसेरा है जिनकी महीने भर की पगार मुश्किल से 5,000 रुपए होती है। तभी सामने से चली आ रही एक गरीब औरत, जिसकी साड़ी और सूरत उसके घनघोर गरीबी को चीख चीख कर बता रही थी, उसे रोककर कहता है, अरे चाची जरा ठहरो, आप इतनी देर रात पैदल कहाँ जा रही हैं? खरीदारी करने साहब। बस्ती के बाहर एक मंडी है, 10 बजे के बाद वहाँ सब्जी बड़ी सस्ती मिलती है। मगर चंद पैसे के लिए इतना सफर क्यों करना? साहब, चंद पैसे के कारण अक्सर हम गरीबों की इज्जत चली जाती है। बस इसी खौफ के सताव के चलते पैदल सफर तय करते हैं। पाई पाई जोड़कर ही हम गरीबों की जरूरतें पूरी हो पाती हैं। कंचन के सच्चे स्वर सुनकर सास बहू की आंखें आंसू से भर जाती हैं। हमें माफ कर दो जी, ये घनघोर गरीबी देख हम समझ चुकी हैं कि जीवन का चक्र पैसों से जुड़ा है। सारी गलती तो सरासर मेरी है सासू माँ। मैंने ही आपको महंगे शॉपिंग का शौक का आदि बना दिया, मगर अब हम सुधर गई हैं। हम भविष्य में फिर कभी महंगे मॉल में शॉपिंग नहीं करेंगे, सस्ते बाजार से ही खरीदारी करेंगे। गरीबों का जीवन सास बहू को झकझोर कर रख देता है। उस दिन के बाद से उनके महंगे शॉपिंग का सिलसिला समाप्त हो जाता है। वो सास बहू कोसों दूरी का पड़ाव पैदल पार करती हुई एक सास की 5 संस्कारी बहू। मैं बावरिया सुध बुध खोई, मुझको लागी तेरी लगन, मन बसिया ओ कान्हा, रंग रसिया ओ कान्हा। तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। Oh, what an awesome song, Shella! I love it. सासू माँ सवेरे सवेरे फिर शुरू हो गई। शायद हमारी सासू माँ जरूरत से ज्यादा ही मॉडर्न है। ये बोलकर पाखी और परिणीति जोर शोर से शंखनाद और घंटी बजाती हैं। तभी उनकी सास शैला भड़कती हुई कहती है, उफ, मेरी बुलशिट बहुओं, तुमने फिर सुबह सुबह अपने संस्कारों का शोर शराबा शुरू कर दिया। तुम्हारी ये आरती मेरे कानों में सुई चुभो रही है। सासू माँ आपके भी अंग्रेजी शब्द स्वर भगवान की आरती अर्चना में बाधा डालती हैं, पर हम बहुओं ने कुछ कहा नहीं ना। कोऑपरेट करना सीखिए। बस करो तुम पांचों अपने बहुवचन का बोलबाला। अरे जहाँ जमाना मॉडर्न हो रहा है, तुम पांचों एकदम सतयुग की सीता बनी बैठी हो। सासू माँ, जमाना चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, अपनी संस्कृति की सीख कभी नहीं भूलना चाहिए। 60 साल की शहरी विचारों से सराबोर शैला दिल्ली की सबसे हाई सोसाइटी पॉश रेजिडेंशियल में रहती है। उसकी 5 बहू हैं, परिणीति, पाखी, रश्मि, महिमा, सुनिधि, जो बेसिकली दूसरे शहर से बिलोंग करती हैं। जहां शैला की सोच और पहनावा शहर के अनुसार कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है, वहीं उसकी 5 बहुएं एकदम संस्कारी स्वभाव से परिपूर्ण थीं, जो हमेशा साड़ी पहना करती। उनका सादगी भरा रूप उनके संस्कार को बखूबी साझा कर रहा था। सासू माँ, पुरानिये कह गए हैं कि सवेरे की शुरुआत ईश्वर के साथ करनी चाहिए। अब बंद करो अपनी ये संस्कारी बकैती करना। तुम पांचों करो सवेरे की शुरुआत ईश्वर के साथ, मगर शैला की सुबह की शुरुआत तो सोडी के साथ होती है। ये कहते हुए शैला जमीन पर पसर जाती है। तभी उसकी बहू परिणीति कहती है, लगता है हमारी मॉडर्न सासू माँ ने ज्यादा ही चढ़ा लिए, तभी फर्श पर बिखर पसर रही हैं। हाँ जेठानी जी, सासू माँ का हैंगओवर हो गया है। सोचा भी नहीं था कि हम पांचों संस्कारी बहुओं के भाग्य में सास के नाम पर ऐसी बड़ी बवासीर मिलेगी। बात तो आपने 100% सच बोली जेठानी जी। शहर की तो हम भी हैं, मगर जिस कदर शहरी खुमारी हमारी सास को चढ़ी है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। 5 संस्कारी बहुएं अपनी शहरी सास का बुरा बखान करती हैं। ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है।
शुक्रवार की सुबह पांचों बहुएं विधि पूर्वक संतोषी माँ को सात्विक भोजन का भोग लगाकर बचे खुचे खाने को टेबल पर लगाकर कहती हैं। अरे पाकी, परिणीति, तुम दोनों ने सासू माँ को कहीं देखा क्या? सवेरे से मैंने भी हमारी मॉडर्न सासू माँ के दर्शन नहीं किए। दोनों बहुएं बातें ही कर रही थीं कि तभी परिणीति आती है और कहती है, 100 साल लंबी उम्र है आपकी, अभी हम आपकी ही बात कर रहे थे। चलिए अब बिना देर किए नाश्ता करने टेबल पर आ जाइए। शैला खाने को निहारती हुई बुरा बेबाक मुंह बनाकर कहती है, ईयू, कितना मैसी है ये खाना। सासू माँ, शायद आपको अंग्रेजी शब्द स्वर का अनुभव नहीं है। मैसी का मतलब भी जानती हैं आप? यस, आई नो वेरी वेल। मैसी का मतलब होता है गंदा, मैला, कुचेला। सासू माँ, शायद शहरी मॉडर्न माहौल ने आपको संस्कृति से एकदम अलग ही कर दिया है। अरे जिस खाने को आप मैला कुचला कह रही हैं, वह संतोषी माँ के भोग का प्रसाद है। वेद पुराणों में लिखा है कि सप्ताह में एक बार सात्विक खाने का सेवन जरूर करना चाहिए, मन स्थिर शांत रहता है। शट अप यू ऑल द ओल्ड लेडीज। अरे अपना ये बेकार का संस्कार मुझे मत सिखाओ। ये बोलकर संस्कारी बहुओं की शहरी सास शैला पांव पटकते हुए अपने कमरे का रुख करती है। अगली सुबह, पाकी, महिमा, रश्मि, सुनिधि, जल्दी से उठ जाओ। आज शनिवार है, सूर्यास्त से पहले पीपल देवता को जल देना है। पांचों बहुएं एकाएक नहा धोकर पूजा की थाली सजा धजा कर कहती हैं, अरे ऐसे दरवाजा भीड़कर जाना सही नहीं होगा। चलो सासू माँ को बोल आते कि दरवाजा बंद कर ले। 5 बहुएं शैला के कमरे में दस्तक देती हैं और महिमा धीमी स्वर से शीला के कान में कहती है, सासू माँ, अरे ओ सासू माँ उठिए, हमें पीपल की पूजा करने जाना है। लगता है मेरी संस्कारी बहुओं ने मेरे सपने में भी सुख बुगाना शुरू कर दिया। महिमा, माँ जी ऐसे नहीं उठने वाली, इन्हें झकझोरना पड़ेगा। ये कहकर पांचों बहुएं शैला को झकझोर कर आखिरकार नींद से जगा ही देती हैं और शैला चीखती है, भूतनी। माँ जी, कोई भूतनी नहीं, हम हैं आपकी बहुएं। अरे तुम पांचों मेरे कमरे में क्या कर रही हो? सासू माँ, आज शनिवार है, हम पांचों पीपल देवता को जल चढ़ाने जा रही हैं। गॉड, इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। जानती भी हो, गोल्डन ड्रीम देख रही थी मैं, मॉडल के खिताब जीत चुकी थी, ट्रॉफी मिलने ही वाली थी, मगर तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। सासू माँ, आपके सपने का मातम हम बाद में मना लेंगे, हमें सूर्योदय से पहले पीपल में जल चढ़ाना है। अरे दफा हो बेवकूफो। जैसे ही पांचों बहुएं पूजा की थाली लिए निकलती हैं, शैला सिर पकड़कर कहती है, उफ, मेरी बहुओं की संस्कारी की बड़ी बीमारी पर डेज बढ़ती ही जा रही है। इससे पहले कि इनके सो कॉल्ड संस्कार मुझे ले डूबे, मुझे कुछ करना होगा। 2 घंटे बाद, अरे आ गई तुम पांचों। बहू, मैं सोच रही थी क्यों ना घर में शांति पाठ करके एक अरसे बाद आखिरकार मेरी बहुओं के संस्कारों ने अपनी सास को भी संस्कारी रुझान से भर दिया। माँ जी, आप सोच भी नहीं सकती कि आपकी मुंह जुबानी ये सुनकर हम बहुएं कितनी खुश हुई हैं। आने वाले गुरुवार को एकादशी है, उसी दिन हम शांति पाठ कराएंगे। देखते ही देखते गुरुवार का दिन आता है। पांचों बहुएं घर की भली भांति साफ सफाई करके सोसाइटी की औरतों को बुलावा देती हैं। तभी पंडित आचार्य उनके घर आते हैं। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान भव। बहुओं का संस्कार देखकर सोसाइटी में रहने वाली सरस्वती संजना से कहती है, बड़ी बुलंद किस्मत है शैला जी की, जो उसे एक साथ 5 संस्कारी बहू का सुख मिला है। मगर ये शैला है कहाँ? एकाएक सभी की नजर सीढ़ियों से उतरती शैला पर पड़ती है, जो बैकलेस गाउन पहने नीचे आती है। ओह हेलो पंडित जी। अरे यजमान, ये कैसा पहनावा पहना है? शायद आपको अपनी बहुओं से सीखने की जरूरत है। माँ जी, बिना पल्ला किए पूजा में कैसे बैठेंगी आप? अरे आज तो साड़ी पहन लेती। अरे ये 6 मीटर की लंबी चौड़ी साड़ी मेरे बस की नहीं, समझी? ये बोलकर शैला पांव पर पांव चढ़ाकर सोफे पर पसर जाती है। तभी डिलीवरी बॉय दरवाजे पर दस्तक देता है। डिलीवरी ले लीजिए। ओह यस, ये लो पैसे। शैला बॉक्स खोलकर कहती है, ओह वाओ, ये KFC के चिकन तो लाजवाब है। ये देखकर पंडित बौखलाकर उठ खड़े होकर कहते हैं, अरे बस बहुत हो गया। शांति पाठ के बीचों बीच मांस मदिरा का सेवन, ये धूर्त औरत ईश्वर का अपमान कर रही है। अरे ओ भिक्षु भिखारी, भूलो मत, हम अमीरों की बदौलत तुम्हारा पेट पलता है।
2 दकियानूसी मंत्र पढ़कर पैसे ऐंठना तुम्हारा पेशा है। मूर्ख औरत, मैं तुझे इसी पल छिन ये श्राप देता हूँ कि जिस रूप और पैसों के गुमान ने तेरे स्वर शब्द बदल दिए हैं, इसी घड़ी ये कोढ़ की बीमारी में ढल जाएगी। सासू माँ, पंडित जी के पैरों में गिरकर माफी मांग लीजिए। हाँ माँ जी, वरना ये श्राप सच हो जाएगा। अरे बंद करो ये संस्कार का स्वांग रचना तुम पांचों। शीला, ये तेरी किस्मत है, तुझे संस्कारी बहू मिली है। आज के जमाने में बहुएं बीमारी बनकर अपनी संस्कारी सास को सैकड़ों तरकीबों से सताती हैं, मगर तेरी बहू तेरा बचाव कर रही हैं। माँ जी, पंडित जी और तपस्वी के श्राप से देवता तक नहीं बचे। अभी वक्त है, माफी मांग लीजिए। एकाएक शैला के शरीर पर सफेद चकत्ते पड़ता देख वो स्तब्ध स्वर से कहती है, ये क्या हो रहा है? पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे संस्कृति की समझ आ गई है। शैला के गिड़गिड़ाने से पंडित जी श्राप वापस लेते हैं, जिसके बाद शीला अपनी बहू से कहती है, बहू मुझे माफ कर दो। शहर के सांचे में ढलने के बाद मैंने संस्कृति से सैकड़ों मीलों की दूरी साध ली। शायद इसी कारण आज मुझे सबक मिला। कोई बात नहीं सासू माँ, कम से कम अब आप में संस्कार नाम की चीज तो आ गई। इस घटनाक्रम के बाद शैला संस्कारी सास बनकर संस्कृति को अपने जीवन में शामिल कर लेती है और अपनी संस्कारी बहू के संग हंसी खुशी रहने लगती है। जादुई गाय घर और मुर्गी घर। सुरजीत अपनी पत्नी पवित्रा और 7 वर्षीय बेटे राघव के साथ खेड़ा गांव में रहता था। बैठक में बैठे हुए सुरजीत को देख पवित्रा कहती है, क्या बात है, आपके कुमलाए सूरत को देख ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आपका मन किसी गहरे सोब के सागर में गोता लगा रहा है। अरे पशुपालन करके भी मैं न पूरी तरह एक पिता का फर्ज निभा पा रहा हूँ, न पति का। शादी के बाद इतने सालों में भी मैं तुम्हें एक साड़ी न दिला सका, न राघव को स्कूल की शिक्षा दीक्षा दिलाने का दाम जोड़ पा रहा हूँ। अजी सुख दुख तो जीवन का संगम है। गौशाला में खूंटे से बनी सुरजीत की चारों गाय जोर शोर के साथ गुहार लगाती हैं। अरे अच्छा भाग्यवान, मैं चारों गायों को चराने खेत खलियान लिए जा रहा हूँ, सांझ को लौटूंगा। सुरजीत अपनी गायों को हाँकते हुए खेत की ओर अग्रसर होता है, जहाँ एक बंजर खेत के बीचों बीच उसे एक मरियल सी गाय बेसुध पड़ी दिखती है। चल चल चल, बेचारी गाय की अवस्था तो बेहद बुरी है। सुरजीत भाव विभोर होकर उस गाय को अपने गायों के झुंड में मिलाकर घर लाता है, जहाँ राघव कहता है, अरे बाबूजी, ये नई गैया किसकी है? ये गाय अब हमारे परिवार का हिस्सा है बेटा। अजी, हमारे घर की माली हालत पहले ही बेहतर नहीं, इस घनघोर गरीबी में इस गौ माता को कहाँ रखेंगे? पवित्रा, इस गाय की दुर्दशा देखो, शायद दाना पानी के अभाव से ये ऐसी हो गई है। मैं इसके लिए चारा बनाती हूँ। दोनों दंपत्ति गाय गौशाला का हिस्सा बना लेते हैं। समय गुजरता है। एक शाम। अजी, रात के खाने में बनाने के लिए कोई भी भाजी तरकारी नहीं? ठीक है, मैं बाजार जाकर थोड़ी बहुत साग सब्जी मोल ले आता हूँ। सुरजीत झोला उठाए बाजार की ओर अग्रसर होता है, जहाँ उसे रास्ते के बीचों बीच एक मुर्गी घायल अवस्था में दिखती है। अरे, इस मुर्गी के पग तो पूरी तरह जख्मी है। अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो बेचारी मर जाएगी। अरे, इसे घर ले जाना ही बेहतर होगा। सुरजीत उस मुर्गी को घर लाता है, जहाँ पवित्रा उस पर बिगड़ते हुए कहती है, अजी, अब ये क्या नई बला उठा लाए? ये गाय क्या कम थी जो इस मरियल मुर्गी को भी उठा लाए? अरे राघव, जल्दी से पानी लाओ। जी बाबूजी। सुरजीत मुर्गी को सहलाते हुए पानी पिलाता है। पवित्रा, जहाँ इतनों का पेट पल रहा है, इस मुर्गी को 2 दाने खिलाने से क्या घट जाएगा? फिर तुम ही तो कहती हो ना कि कोई नहीं जानता कि कौन किसकी किस्मत खा रहा है। सुरजीत की बातों से पवित्रा की सूझबूझ परिवर्तित हो जाती है। समय गुजरता है। दोनों दंपत्ति उस गाय और मुर्गी का भले तौर से देखभाल करते हैं, मगर एक वक्त ऐसा आता है जब सुरजीत की चारों गाय बीमार हो जाती हैं। ये ले सुरजीत, अपने महीने भर के दूध के दाम। अब से हम सभी गांव वाले तेरी गाय का दूध नहीं खरीदेंगे। मगर क्यों बैजू भाई? सुरजीत तो खुद ही बहुत सयाना है। बबुआ, जब से तुम्हारे गौशाला में ये मनहूस मरियल गाय के पापी पांव पड़े हैं, तब से तिहार गाय बीमार बदहाल है। मंगला मौसी, ये गाय और मुर्गी मनहूस है। इस घर की खातिर अब हम तेरी गायों का दूध तभी लेंगे जब तू इन दोनों को अपने घर से खदेड़ देगा।
बैजू सुरजीत के चुप्पी साधे देखकर ऐसन होए के आस ना दिखत है। अरे गांव में ग्वालों की कमी नहीं, अब दिनेश के यह से दूध लेंगे। जय राम जी की। गाय और मुर्गी को अपने यहाँ आसरा देने के चलते सुरजीत पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कमाई का जरिया बंद हो गया, वो बेरोजगार हो गया। एक रात मुर्गी और गाय की गुहार से वो उठकर गौशाला में आता है, जहाँ गाय और मुर्गी का स्वरूप सोने में ढल चुका था। अरे ये कैसी माया है? ये मुर्गी और गाय साधारण से चमकते दमकते सुनहरे रूप में कैसे बदल गए? चकित ना हो, मेरा नाम गौरी है। मैं एक जादुई गाय घर हूँ। मैं सुंदरवन जंगल में रहती थी, मगर एक रोज मैं भटकते हुए इंसानों की दुनिया में दस्तक दे बैठी। तुमने मुझे मौत के मुंह से निकाला, इसलिए अभी मैं जादुई सुनहरी गाय घर में बदलूंगी। मेरे भीतर से 2 जादुई सोने की गाय निकलेंगी। वो अहम योगदान से तुम्हें एक बार ही सोने का गोबर देंगी और सदा के लिए साधारण हो जाएंगी। ये गाय घर का चक्र आज से तकरीबन 3 रात होगा। सुनो सुरजीत, जैसे ही मैं जादुई मुर्गी घर में बदलूंगी, मेरे भीतर एक साथ 2 जादुई सोने की अंडे देने वाली मुर्गियों का जोड़ा निकलेगा, जो तुम्हें केवल एक बार ही सुनहरे अंडे देगा और फिर वो सदा के लिए साधारण मुर्गी बन जाएगी। ये चक्र जादुई गाय घर के नई 3 रातों तक होगा। सुरजीत सुनहरी गाय और मुर्गी को गौशाला से प्रांगण में जैसे लाता है, वो जादुई विशाल सुनहरी मुर्गी घर और गाय घर में बदलने के साथ दोनों के सोने की सीढ़ियों से सुनहरे गाय और सुनहरी मुर्गी का जोड़ा निकलता है। उसी पल छिन मुर्गी घर और गाय घर साधारण हो जाते हैं। अरे जादुई मुर्गी घर और गाय घर से निकली जादुई मुर्गी और गाय के जोड़ो, जरा अपना जादू तो दिखाना। सुरजीत के स्वर सुनकर जादुई मुर्गियों का जोड़ा उसे 2 सोने के अंडे और जादुई दोनों गाय अपनी सुनहरी पूंछ उठाकर एकाएक सोने का गोबर देकर सदा के लिए साधारण हो जाती हैं। ये तो सोने पर सुहागा हो गया जी। इस जादुई गाय घर और मुर्गी घर से मिले इन सोने के अंडों और गोबर से हम पुश्तों के पुराने घर की काया पलट करके सुनहरा सुखमय जीवन यापन कर सकते हैं। अरे नहीं पवित्रा, इस सुनहरे गोबर और सोने के अंडों को मैं सुनार से बेचकर गौशाला की चारों गाय का इलाज उपचार कराऊंगा। अगले ही सुबह सुरजीत उन गोबर और अंडों का सौदा सुनार से करके मिले पैसों से अपने पशुओं को मरने से बचा लेता है। अरे देखा पवित्रा, हमारी चारों गाय एकदम चकाचक हो गईं। पिताजी, इसका सारा श्रेय सुनहरी गैया घर को जाता है। सिर्फ गाय घर नहीं, बल्कि इसमें मुर्गी घर भी शामिल है राघव। दिन गुजरने के साथ दूसरे दिन की रात दस्तक देती है, जिसके साथ गाय और मुर्गी गुहार लगाती है। बाबूजी, लगता है गैया के जादुई गाय घर में बदलने की बेला हो चली है, तभी वो गुहार लगा रही है। हाँ, मुर्गी ने भी कुक्कड़ को शुरू कर दी। पूरा परिवार जैसे ही सुनहरी हुई गाय और मुर्गी को प्रांगण में लाते हैं, दोनों चकाचौंध चमक से प्रकाशित होते हुए विशाल जादुई सुनहरे मुर्गी घर और गाय घर में बदलते हैं, जिनकी सुनहरी सीढ़ियों से सुनहरे गाय का जोड़ा और मुर्गी घर से सुनहरी मुर्गियों का जोड़ा उतरकर नीचे आता है। अरे जादुई सुनहरी मुर्गियों और गौ माता का जोड़ा, मुझे सोने का अंडा और सोने का गोबर दो, ताकि मैं उसे अपने गरीबी से घर को नए ढांचे में ढाल सकूं। जादुई मुर्गी घर और गाय घर से निकली सुनहरी मुर्गी और गाय उसे सुनहरा चमचमाता अंडा और गोबर देती है, जिसके पश्चात दोनों साधारण गाय और मुर्गी में बदलते हैं, जिसके साथ जादुई गाय घर और मुर्गी घर साधारण अक्ष धारण करते हैं। सुरजीत, तुम्हारे पास केवल कल की रात्रि शेष बची है। हाँ सुरजीत, कल रात आखिरी बार हम दोनों जीव जादुई मुर्गी घर और गाय घर में बदलकर तुम्हें सोने के मुर्गी और गाय का जादुई जोड़ा देंगी, और उसके पश्चात हम सदा सर्वदा के लिए अपनी मायावी दुनिया में दस्तक दे जाएंगी। जादुई मुर्गी और गैया, क्या हम तुम्हारे जादुई मुर्गी घर और गाय घर में एक बार घूम सकते हैं? क्यों नहीं राघव, कल जब हम दोनों जादुई आवास का अक्ष धारण करेंगी तब। अगली रात। अरे
आज तीसरी और अंतिम रात है जब वो गाय और मुर्गी एक आखिरी बार जादुई मुर्गी घर और गाय घर में बदलेंगे। चलो चलो चलो। सुरजीत जिस पल छिन मुर्गी और गाय को प्रांगण में लाता है, दोनों बेहद विशाल मुर्गी घर और गाय घर में तब्दील हो जाती हैं। पूरा परिवार उनके शरीर में लगी सुनहरी सीढ़ियां चढ़कर घर के भीतर घूमता है। अरे अरे वाह बाबूजी, ये मुर्गी घर और गाय घर दोनों ही एकदम अद्भुत है। हमें चलना चाहिए। सुरजीत गाय घर और मुर्गी घर से जादुई मुर्गी जोड़ा और गाय का जोड़ा लिए बाहर आता है, जिसके बाद वो दोनों घर मुर्गी और गाय में बदलकर अंतिम शब्द स्वर कहती है। हमारे जाने की घड़ी हो गई है। अब तुम्हारे पास आधे दर्जन गाय और मुर्गियां हैं। इससे तुम्हारी आजीविका आसानी से चलेगी। ये कहकर जादुई मुर्गी घर और गाय घर सदा के लिए गायब हो जाता है। जो जाते जाते उन्हें 6 गाय और 6 मुर्गियां और दुधारू गाय देकर जाते हैं, जिससे सुरजीत का संसार पूरे तौर से बदल जाता है। अब वो बड़े तबके का पशुपालक बनकर परिवार के संग बेहतर जीवन। सास की देसी बहू का दहेज। अरे काजल, अभी तक तू यहाँ बिस्तर पर पसरी पड़ी है। अरे तुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अरे माँ, मुझे तैयार नहीं होना। आप मुझे हर बार तैयार करवा देती हो। आपको पता है ना, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। मुझ जैसी मोटी भैंस काली सांड जैसी लड़की से कौन शादी करेगा। अरे पागल, तू अपने आप को किसी से कम क्यों समझती है? तू तो मेरी लाडो है। तू जानती है ना, तू मेरी मोटी परी है। पिछली बार भी कई रिश्ते मुझे मना करके चले गए। अगर इस बार भी रिश्ता नहीं हुआ तो? अरे तू चिंता मत कर, इस बार मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। लड़का तुझे मना करके जाएगा ही नहीं। उमा ऐसा कहकर अपनी बेटी काजल को तैयार करने लगती है, जिसके बाद कुछ ही देर में उनके घर पर मेहमान आ जाते हैं। लड़के के माता पिता जब काजल को पहली दफा देखते हैं तो वो आपस में बात करने लगते हैं। ये देखकर काजल को बहुत अजीब लगता है और वो अपनी माँ के कान में कहती है, देखा माँ, मैंने आपसे कहा था, अब ये लोग भी मुझे मना करके चले जाएंगे। तू चिंता मत कर बेटी, हौसला रख, उन्हें कुछ बोलने तो दे। तभी लड़के की माँ कांता कहती है, समधन जी, हमें आपकी लड़की पसंद है, लेकिन जो हमारे बीच बात हुई है उसे अच्छे से याद रखिएगा। अरे हाँ हाँ समधन जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने आपसे कहा है। कुछ दिनों में दोनों परिवार में शादी का माहौल शुरू हो जाता है और सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन शादी बिल्कुल सादे और सिंपल तरीके से होती है। जैसे ही काजल की बारात उसके घर पर आती है, काजल अपने कमरे की खिड़की से बारात को झांक कर देखती है। अरे ये क्या, बारात में तो कोई भी नहीं आया, केवल दूल्हा और उसके माता पिता ही है। ये बात काजल अपनी माँ उमा से पूछती है, जिसके बाद उमा कहती है, वो दरअसल लड़के को ज्यादा लोग नहीं चाहिए थे, इसलिए बारात में कम लोग आए हैं। काजल की शादी उसके होने वाले पति विवेक के साथ हो जाती है, जिसके बाद काजल के घर वाले उसे विदा करके उसके ससुराल भेज देते हैं। उसके साथ साथ 2 ट्रक भरकर दहेज भी जाता है। लेकिन जाने से पहले उमा काजल से कहती है, देखो बेटी, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। दरअसल बात यह है कि तुम्हारी शादी दहेज की शर्त पर हुई है। हमने शादी तो सिंपल तरीके से की, लेकिन दहेज पूरे 2 ट्रक भरकर भेजा है, जिसमें बहुत कुछ है और कई सारा सोना भी दिया है। इसके अलावा हमारे पास तुम्हारी शादी करवाने का और कोई तरीका नहीं था। लेकिन माँ, आपने ऐसा क्यों किया? दहेज की शर्त पर शादियाँ सही नहीं होती। और फिर आपके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? बेटी, मैंने अपना घर बेच दिया है। अब मैं ये सब छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन होने जा रही हूँ। तू अपना ध्यान रखियो। लेकिन माँ, आपने मेरी शादी के लिए ऐसा क्यों किया? इससे अच्छा तो मैं कुंवारी ही रहती। उमा काजल को विदा कर देती है, जिसके बाद काजल अपने ससुराल में आ जाती है। ससुराल में आने के बाद वो अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है और सबका अच्छे से ख्याल भी रखती है। लेकिन उसकी सास कांता हर छोटी मोटी बातों के लिए उसे डांटना शुरू कर देती है। अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? अभी तक तुझसे घर की साफ सफाई नहीं हुई है। अरे जरा सोफों पर देख, कितनी धूल जमी है। माँ जी, सुबह ही तो मैंने सबसे पहले सारे सोफे साफ किए हैं। कांता सोफे पर हाथ मारते हुए धूल दिखाती है और कहती है, लेकिन बहू, सोफे अभी अच्छे से साफ नहीं हुए हैं, इन्हें दोबारा साफ कर। कांता काजल से हर एक काम दोबारा करवाती रहती है। एक दिन कांता की कुछ सहेलियां घर पर आने वाली होती हैं।
देख बहू, आज मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं। तू तो जानती है कि मैंने शादी में सभी को इनवाइट नहीं किया था, इसलिए मैंने तेरी शादी को उन्हें बताया नहीं है। तू एक काम करियो, रसोई से बाहर ही मत निकलियो। कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद आ जाऊंगी। ऐसा कहकर कांता उसके पास से चली जाती है, जिसके बाद काजल रसोई में खाना बना रही होती है। कुछ ही देर में कांता की सहेलियां आ जाती हैं और वो सभी खाने की टेबल पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। जिसके बाद कुछ ही देर में काजल खाना लेकर टेबल पर आ जाती है और सबको परोसने लगती है। काजल को देखकर कांता की सहेलियां कहती हैं, हे भगवान कांता, तुझे अपनी काम वाली बाई बनाने के लिए मोटी भैंस ही मिली थी। इसकी शक्ल तो देखो, लग रहा है जैसे साउथ अफ्रीका से उठकर आई हो। तूने ऐसी लड़की अपने घर में कैसे रख ली? कांता कुछ कहती, इतने में काजल सबसे कहती है, अरे आप लोगों को नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं तो इस घर की बहू हूँ, विवेक जी की पत्नी। हे भगवान, विवेक की पत्नी इतनी मोटी भैंस और काली कलूटी। कांता, तू तो मेरी बेटी से अपने विवेक की शादी करवाने वाली थी और उसी सिलसिले में मैं तुझसे आज बात करने आई थी। अब सासू माँ जी क्या बोलेंगी? दरअसल मेरे माता पिता से 2 ट्रक दहेज भरकर जो लिया है इन्होंने, ऊपर से मैंने शादी के साथ साथ इनके बेटे को खरीद भी लिया है। मेरे पैसों पर ही तो वह विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गए हैं। काजल, चुप हो जा तू। ये क्या बकवास करे जा रही है? क्यों चुप हो जाऊं सासू माँ जी? आज मुझे चुप नहीं करा सकती आप। इतने दिनों से मेरे ऊपर अत्याचार करती आ रही हैं। मैं सब कुछ सहन कर रही थी, लेकिन आज नहीं करूंगी। अरे मेरी माँ ने मेरी शादी इसलिए नहीं करवाई थी कि आप मुझे इस घर में नौकरानी की हैसियत से रखो। तो क्या तुझे घर की महारानी बनाऊं? अरे शक्ल देखी है तूने अपनी, कोई तुझसे शादी नहीं करना चाहता था। अगर तेरे जैसी औरत हो तो मर्द उसे दूर से देखते ही भाग जाए। मैं जैसी हूँ अपने लिए ठीक हूँ, लेकिन आपने क्या किया? अरे आप तो सपोला निकली। इतना सारा दहेज लेने के बाद भी आपको शांति नहीं मिली, तो इनकी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। अरे दहेज की बात छोड़, मेरा बेटा तो एक रात भी तेरे पास नहीं आया होगा। अरे आएगा भी क्यों? तुझ जैसी सांड के पास जाना ही कौन पसंद करेगा? अपने बेटे की खुशी के लिए मुझे कोई तो कदम उठाना ही था। अरे अगर अपने बेटे की इतनी चिंता थी तो मुझसे शादी ही क्यों करवाई? क्यों मेरी सास से इतना सारा दहेज लिया कि उनके पैसों के बलबूते पर अपने बेटे को बाहर बड़ा आदमी बनाने के लिए भेज दिया? अरे तुम जैसी औरतों को तो शर्म से डूब जाना चाहिए। दहेज के नाम पर तुम लोगों का शोषण करते हो। काजल की ये बात सुनकर सावित्री और रुक्मणी भी उसका साथ देते हुए कहती हैं, सही कहा काजल तुमने। तुम्हारी इन बातों से आज मेरी आंखें खुल गई। मैंने जो तुम्हें कहा मुझे तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, उसके लिए मुझे माफ कर देना। और कांता, इंसान को अपना नजरिया बदल देना चाहिए, क्योंकि इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, ना कि शक्ल सूरत से। सब कुछ जानने के बाद भी काजल ने तुम्हारा ये ढोंग बर्दाश्त किया। सोचो उसके दिल पर क्या बीती होगी। हर एक औरत होकर तुम एक औरत को नहीं समझ सकती। अच्छा हुआ जो सावित्री की लड़की की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं हुई, नहीं तो तुम उसके साथ भी इसी तरह करती और दहेज की मांग करती। नहीं नहीं, तुम दोनों मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। सावित्री और रुक्मणी कांता की एक नहीं सुनती, जिसके बाद वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ काजल भी अपना सामान पैक करती है और अपनी माँ के घर चली जाती है, लेकिन वो कांता के खिलाफ कंप्लेन भी लिखवा देती है, जिसके चलते कांता को पुलिस जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। अब काजल अपना अच्छे से ख्याल रखती है और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।